नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज हमारे साथ एटलीस्ट आई एम अ बिग फैन जिनका मैं हूं और हमारे गुरु हैं तो ताहिर गोरा सर ऑल इंडिया इनका और इनकी जो बहुत अच्छे कलीग थे और अभी हम सबके आदर्श थे तारिक फतेह सर, उनका ऋणी रहेगा युगों युगों तक कि जो इन्होंने एक मशाल जलाई थी बिला तकल्लुफ से। वो यूट्यूब का छोटा सा वीडियो आज एक क्रांति के रूप में पूरे भारत भर में महसूस किया जाता है। मैं उसी छोटी सी चिंगारी का एक प्रोडक्ट हूँ जो कि इनसे ही मैंने सीखा और यहाँ तक मैं आया हूँ। तो सर, एज अ शिष्य मैं आपको प्रणाम करता हूँ और Thank थैंक यू you. सो मच for your programs and the interesting talks that Bila Takalluf was. It remains etched in my memory forever. मैं घंटों तक देख देख के सोता था उसको. So today is my day to pay my tribute to Tariq Fateh sir also. तो सर, मैं आपको पहले तो आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने शो पे। थैंक यू सो मच सर। Thank you for having me. सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को भी ये हम लोग समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ये जो पोलराइजेशन है, ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और जो एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलरली कहा जाता है या आर्म फोर्सेस कह लें, उनके बीच में क्या ये जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है और इसके रूट कॉजेज बताएं कि वो क्यों नहीं फ्री काम करने देना चाह रहे लोगों को। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो टू मच इन्वॉल्व है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्यों पॉलिटिक्स को फ्रीली काम नहीं करना दे चाह रहे। अब ये सारे का सारा जो रूट कॉज है वो पावर हंगर का है, बैड गवर्नेंस का है। आई हैव टू बी फेयर, पाकिस्तान आर्मी के जो मैस हैं वो तो है ही हैं, वो तो हम हर वक्त मानते हैं। बट जो दूसरे लेवल पे प्लेयर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे पाकिस्तान की जुडिशरी हो, चाहे पाकिस्तान की सो कॉल्ड एलीट इंटेलिजेंसिया हो, मीडिया हो, वो भी इस पावर हंगर का हिस्सा है। वो भी फ्रीली काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे का सारा मैस पाकिस्तान आर्मी का है, वो तो मेन है ही है। लेकिन ये जो सोसाइटी है पाकिस्तान, इसके सभी सेक्शंस जो हैं, जैसा मैंने कहा, मीडिया से लेके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तक, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, ये सारे के सारे पावर हंगर का हिस्सा हैं और कंफ्यूज हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और स्पेशली अदर देन आर्मी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ये फिर अपनी पावर हंगर के लिए आर्मी को यूज करते हैं। आज कोई आर्मी को यूज करता है, फिर जब वो पावर में होते हैं तो वो, जैसे इमरान खान कहा करता था कि हम और बाजवा एक ही पेज पे हैं, जैसे ही बाजवा के साथ अनबन हुई तो बाजवा गद्दार हो गया, वो मीर जाफर हो गया, मीर सादिक हो गया, जो पाकिस्तान में इस तरह की स्टूपिड टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी का ही गंद है तो ये फेयर भी नहीं होगा। आर्मी का गंद तो है ही है, ये उस माइंडसेट का गंद है जिस माइंडसेट की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया था कि हम टू नेशन की थ्योरी पर जो बाकी लोग हैं उनके साथ नहीं रह सकते, हम बेहतर हैं। अब वो जो इनका एक नैरेटिव था 47 में कि वी आर द बेस्ट, अदर्स आर नॉट, अब वो आपस में भी इनका नैरेटिव वही चल रहा है। अब देखिए ना, इमरान खान यही कहता रहता था कि आई विल नॉट सिट विद अदर पॉलिटिशियंस, ये सारे के सारे चोर हैं, डाकू हैं, आई एम द ओनली ऑनेस्ट गाय। तो फिर मतलब आर्मी को जब उसने चैलेंज किया तो आर्मी ने कहा कि ओके, फिर अगर तुम ऑनेस्ट गाय हो तो हम ही तुम्हें डिसऑनेस्टी के साथ लाए थे पावर में, तो नाउ वील गेट रिड ऑफ यू। तो ये जो पावर हंगर है और ये जो एक माइंड सेट है कि नो वी आर द बेस्ट देन अदर्स, जैसे मैंने कहा 47 में ये परसेप्शन था कि वी आर बेस्ट देन नॉन मुस्लिम्स, कोट अनकोट, टू नेशन थ्योरी। अब वो नॉन मुस्लिम तो रहे नहीं वहां पे, उन सबको तो भगा दिया। अब किससे लड़े वो, अब आपस में लड़ते रहते हैं कि नो आई एम ऑनेस्ट देन यू, वो कहता नहीं मैं ऑनेस्ट हूँ तुमसे। तो इस कारण ये जो माइंडसेट है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली दिस माइंडसेट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस मेस, व्हाट वी विटनेस एंड व्हाट वी ऑब्जर्व
डे टू डे इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो ये है सारे का सारा खेल। और इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी ये कोई बाकी बड़े ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं और ये जो हैं ये बड़े अच्छे हैं। अब देखिए जो जो लोग वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग पकड़े गए, अच्छा मेरे दिल में उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है जिनका आपने जिक्र किया। उनका भी इशू ये है कि वो भी कंफ्यूज हैं। उनको कभी वो अफगानिस्तान के झंडे चलाते हैं और लहराते हैं, कहते हैं कि हम तो अफगान हैं, हम अपनी अफगानिस्तान की आइडेंटिटी के साथ रहेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान इतने यानी अफगान इतने डिवाइडेड हैं, कोई तालिबान है, कोई वो है वहाँ के जो उनका एक प्रोविंस है जहाँ पे फाइट ही होती रहती है इनकी आपस में, जो अमरुल्लाह साले, मुझे अगर ठीक से नाम याद आ रहा है, जो पहले जी अमरुल्लाह साले, जी जो पहले अफगान नेशनल सिक्योरिटी जो उनकी होती थी, इंटेलिजेंस के उसके हेड होते थे, DNS शायद, वो जो ग्रुप है वो अपने एक प्रोविंस में लड़ता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले बहुत क्लियर हैं। अच्छा, फिर ये उनका अब आप ये भी देखिए, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले बड़े एक्टिव थे इमरान खान के ज़माने में, एक समय में। अच्छा, फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनको दबाया तो ये दब गए, ये फिर डिसअपीयर हो गए। अब ये फिर से एकदम से बाहर आए हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये अपने तौर पर बाहर एकदम से आए हैं तो ऐसी बात नहीं है। फिर ये खुद भी कहते हैं कि कभी ये कहते हैं कि ये जो फौज, पाकिस्तानी फौज को कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ही फाइट करना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान का जो 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 डोमेन है उसके अंदर रह के फाइट करना चाहते हैं। तो फिर ये किस बात की फाइट करना चाहते हैं, मैं आज तक समझ नहीं सका। एग्जैक्टली। अगर आपने यानी जब इनका ये कहना कि हम पाकिस्तान के झंडे के नीचे रहकर ही हमने सारी फाइट करनी है, तो फिर पाकिस्तान के झंडे के नीचे ही तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर इनका ये ख्याल है कि नहीं हम पाकिस्तान की झंडे की रिस्पेक्ट करते हुए अपने राइट्स की फाइट करेंगे, तो भाई जो आपको झंडा राइट ही नहीं दे रहा, तो आप उस झंडे की रिस्पेक्ट करते हुए कैसे फाइट करेंगे। अच्छा, कभी ये मतलब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले हों, कभी ये मिस्टर जिन्ना को कोट करते हैं, जी मिस्टर जिन्ना ने कहा था कि यहाँ पे सभी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ होगा। भाई कौन सी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ होगा पाकिस्तान में? मतलब मिस्टर जिन्ना तो खुद एक अल्टीमेट कंफ्यूज आदमी थे। एक तरफ वो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, वाइन का गिलास चढ़ा रहे हैं, सूर के गोश्त का वो खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं। तो क्या मतलब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों से भी, कि भाई आपका ये कन्फ्यूजन, अगर ऐसा ही कन्फ्यूजन है तो फिर आपकी फाइट का क्या फायदा है। अच्छा, अब ये एकदम से फिर से बाहर आ गए, ठीक है। अब देखिए, हमें ये मतलब मैं पाकिस्तान आर्मी पे बहुत क्रिटिकल रहता हूँ, उनका जो रोल है वो ठीक, लेकिन ये भी एक रियलिटी है फ्रैंकली कि दुनिया की कोई स्टेट ये बर्दाश्त नहीं करती कि आप उसकी आर्मी को दहशतगर्द कहें, मतलब अंदर से, फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। मतलब अंदर से कोई बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, बाहर वाले कहते रहे वो और बात होती है। अब देखिए ना, जो बलोच फाइटर्स हैं, बलोच फाइटर्स आर क्लियर, वो कोई नहीं कहते कि हमने इस झंडे के नीचे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए फाइट करनी। वो कह रहे हैं हमें ये झंडा चाहिए ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही नहीं, ये देश चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक तरफ से तो फिर ये मतलब इनके जो इनके ह्यूमन राइट्स कोट अनकोट जो हैं, वो एक तरफ से तो ये नारे लगा रहे होते हैं कि जी हमें तो मतलब ये पाकिस्तान आर्मी जो है दहशतगर्द है, ये बैठी हुई है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने इसी झंडे के नीचे बैठ के ही, इसी झंडे के नीचे रह के ही हमने अपने राइट्स लेने हैं। तो हाउ इज इट दैट पॉसिबल? ये क्या फ्रॉड है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इनके अपने अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये दोगलापन कर रहे हैं, जो इधर भी हैं उधर भी है, ठीक है। और ये जो ईमान मजारी जैसे, मैं तो इनको कोट एंड कोट मासूम बच्चे कहूंगा, वो इनके एजेंडे का वो शिकार हो जाते हैं।
अब जाहिर है एक लड़की है जो अपरेंटली ह्यूमन राइट्स की अच्छी बातें करती है, उसकी माँ एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन रही, उसकी माँ ने हमेशा पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था, हमेशा साथ नहीं दिया या साथ दिया? साथ दिया। उसकी माँ ने शीरी मज़ारी ने जब वो थी मतलब मिनिस्टर थी इमरान खान की गवर्नमेंट में, वो की मिनिस्टर थी, वन ऑफ द की मिनिस्टर्स ऑफ इमरान खान, वो बलोचों के खिलाफ रही, ठीक है, वो इन्हीं पश्तूनों के खिलाफ रही, जिन पश्तूनों के लिए अब उसकी बेटी आवाज़ काफ़ी अरसे से उठा रही है। बलोचों के लिए भी ये बेटी आवाज़ उसकी उठाती रहती है, मगर माँ इसके खिलाफ रही, ठीक है। जब जब उसकी पार्टी पर क्रैकडाउन हुआ तो फिर माँ एकदम से आर्मी के खिलाफ बोलने लग पड़ी, और जब उसकी माँ को आर्मी उठा के ले गई तो वो भी ठीक होके आ गई, उसने भी पॉलिटिक्स से रिजाइन कर बेटा, दिया। तो ये कंफ्यूजन है पाकिस्तान की, सिर्फ आर्मी के अंदर ही नहीं या जो इस्लामिस्ट है उनके अंदर ही नहीं, ये जो सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के बनते हैं सारे के सारे, ये भी टोटल कंफ्यूज है। अच्छा, फिर इनसे जब मेरी कभी बात होती है इन लोगों से, वो कहते हैं ताहिर जी आपको आइडिया नहीं है, आप तो बाहर बैठ के ऐसी बातें कर लेते हैं, तो मतलब हमें तो इस देश के अंदर ही रहना है, तो हमें फिर इधर भी रहना होता है उधर भी रहना होता है, ऐसी बात करनी होती है जो जो बहुत ही प्रोवोकेटिंग ना हो। अच्छा, एक तरफ से ये मुझसे ये ऐसी बातें करते रहते हैं ये लोग जब मैं इनसे कभी बात होती है, और दूसरी तरफ फिर ये प्रोवोकेट भी करते हैं। जब ये प्रोवोकेट करते हैं जिस लेवल पे अभी उन्होंने किया है कि जी GHQ के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, यानी आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तान आर्मी का, उसके अंदर जी दहशतगर्द बैठे हुए हैं, वो जो आर्मी जनरल है वो खुद दहशतगर्द है। तो आप उसी दरिया में हैं जिसमें मगरमच्छ है, और आप मगरमच्छों को चैलेंज कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम इस दरिया के पानी को भी साफ करेंगे, इसको भी बड़ा अच्छा रखेंगे, बड़ा पवित्र रखेंगे। हाउ इज पॉसिबल? अच्छा, फिर वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा जी ताज जी फिर हम क्या करें? मैं इनसे कहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग देश छोड़ के भी चले गए, उनको तो पाकिस्तान से कोई अब खतरा नहीं है ना, तो मैं तो उनको भी नहीं देखता क्लियर थॉट के साथ। वो भी कभी बैठे भारत के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं और साथ पाकिस्तान की आर्मी को भी कह रहे होते हैं, उनका भी यही ख्याल होता है कि जी कश्मीर में भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, वो अपनी तरफ से बड़े बैलेंस बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा कि जी हम तो यहाँ भी कर रहे हैं बात, वहां पे भी कर रहे हैं, इस तरह वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद हम पाकिस्तान आर्मी की नज़रों में एक्सेप्टेबल रहेंगे कि हम कश्मीर की ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान आर्मी कहेगी कि नहीं चलो ठीक है, चलो बच्चे तुम ठीक कर रहे हो, तुम उसकी भी बात कर रहे हो। वही पाकिस्तान आर्मी ये कहती है कि भाई आप कश्मीर की बात तो करें ही करें और कहें कि जी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन भारत कर रहा है, बट डोंट डेयर टू टॉक अबाउट अस, ठीक है। वो बैलेंस पॉसिबल नहीं है, मतलब वहां पे बैलेंस पॉसिबल नहीं है, और वहां के जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी बैलेंस बात नहीं कर सकते, दे हैव टू टेक द पोजीशन। हाँ, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ये कहते फिरें सुबह शाम अपनी तरफ से जी कि हम बड़े खुश हैं कि जी ये मतलब ये दहशतगर्द है। मतलब इस नैरेटिव की क्या जरूरत है? हमने भी सारी जिंदगी जर्नलिज्म की, हमने सारी जिंदगी पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज किया, लेकिन हम इस तरह की लैंग्वेज हो सकता है कभी मतलब बढ़ती गुस्से में हो तो कोई तो एक आध बार इस्तेमाल कर दे, बट यू गो माई ट्विटर हैंडल यू वुड नॉट फाइंड सच लैंग्वेज 24/7 देयर, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं कैनेडियन हूँ, मैंने पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी छोड़ दी, कनाडा में अल्टीमेट हाइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम यहाँ की गवर्नमेंट से बहुत डिसएग्री भी करते हैं, पॉलिसियों से भी डिसएग्री करते हैं, मगर ये तो नहीं होता ना कि मैं बैठ के कहूँ जी कि ये जो दहशतगर्द है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, मतलब इट इज वो मेरे अपने जर्नलिस्टिक मैंडेट से कहीं ज्यादा, दिस इज नॉट माई मैंडेट, मेरा मैंडेट है एनालाइज करना, मतलब मैं तीखे शब्द भी बरत सकता हूँ, मैं बहुत तीखी लैंग्वेज भी बरत सकता हूँ, बट नॉट 24/7 फॉर गॉड सेक, ठीक है ना। अगर मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो आई कैन नॉट यूज you know this sort of a language 24/7. There are better words to criticize their policies.
मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, ये सारा खेल पावर हंगर का है। और फिर ये होता है जी कि मैं यहाँ पे एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक आदमी आ गया कनाडा में, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसका मुझे फ़ोन आया, वो बड़ा हाई एंड है कि मुझे जी वो बड़ा ही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए कनाडा में। मैंने कहा भाई हमने यहाँ पे टैक्सियाँ चलाई हुई हैं कनाडा में और हम इसमें मतलब क्या कहते हैं फ़ख्र महसूस करते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है? सर। कि दोज़ जॉब्स led us to understand the depth of society. मैं आज भी मेरी हेल्थ अगर परमिट करे और मेरे सर्कमस्टांसेस हों तो मैं सबसे पहले जाके वो मेरे पास आज भी टैक्सी का लाइसेंस है, मैं उसको रिन्यू करवाऊंगा। मैंने 15 साल से ये काम छोड़ा, मैं आई वुड हैप्पीली एंड आई विल गो इनटू दैट बिजनेस विद प्राइड। यस, अब यस, वो यस। मुझे ये कह रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत बड़ा कोई मैं दुनिया का वो चे गुवेरा हूँ। मैंने कहा यार चे गुवेरा भी होता ना तो वो भी हम्बल होता, ठीक है? ये तुम लोगों की एक इलाके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम लोग अपने राइट्स के लिए काम कर रहे हो, हमने हमेशा तुम्हारे राइट्स को सपोर्ट किया, लेकिन तुम लोग ही डबल स्टैंडर्ड हो जाते हो। मतलब हमसे अपनी बात अपनी सपोर्ट लेने के बाद तुम लोग ही जर्नलों के साथ मेज पे बैठे होते हो फिर, ठीक है? और फिर तुम लोग एलीट बन जाते हो कि हम बड़े एलीट हैं, बहुत हाई एंड है, ठीक है ना? कि हमने जी 4 ट्वीट कर दिए, 3 व्लॉग कर दिए। दिस इज नॉट ऑल अबाउट स्ट्रगल, ठीक है? अपने माइंड को क्लियर करो, बात को करने का सलीका सीखो। हाँ, नारा लगा दिया, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दियां लगा दो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन आप मतलब एक आर्मी जर्नल जो पहले ही क्रैक डाउन कर रहा है हर एक को सुबह शाम, आप इसको पाकिस्तान में रहते हुए कह रहे तुम दहशत कर लो और फिर उसके साथ बैठना भी चाहते हैं। मतलब या तो हो ना बलोचों की तरह, बलोच जो फाइट कर रहे हैं, मैं उनकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, सारे बलोच नहीं है, वो भी बहुत कंप्रोमाइज हैं। जो बलोच फाइट कर रहे हैं वो ऑनेस्ट हैं, जैसे भी हैं, वो बैठे हुए हैं, वो कभी यू वुड नेवर एवर हियर देयर डिजायर टू हैव टॉक विद स्टेट एलिमेंट्स। अच्छा, आप स्टेट एलिमेंट्स के साथ भी करना चाहते हैं, आप कहते हैं नो नो हम तो जी बहुत ही ज़्यादा जो हैं पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करने वाले हैं, बहुत लॉयल हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप जो वही उसी स्टेट को जिसको आप बड़ा प्यारा समझते हैं, उसी स्टेट के जो स्टेक होल्डर उनको कहते हैं नो नो तुम दहशतगर्द हो। तो क्या ज़मीन प्यारी होती है? ये जो ज़मीन है, ये जो प्लैनेट है, ये तो मतलब एक जैसी होती है। आई एम सॉरी, ये एक अलग डिबेट हो जी, जाएगी, जी, जी, बिल्कुल, है ना जी? बिल्कुल। असल तो वैल्यूज और यस, सिविलाइजेशन आपकी धरती को धरती माँ बनाती है। एग्ज़ैक्टली सर। तो जब आपकी सिविलाइजेशन ही नहीं है, कोई वैल्यूज ही नहीं है, और उसके बाद कभी आप इधर लुढ़क रहे हैं, कभी उधर लुढ़क रहे हैं, वो थाली के बैंगनों वाला आपका हाल है, और उसके बाद आप शोर मचा रहे हैं। बाय द वे, अब इस तरह के शोर वो कोई नहीं, नो वन टेक्स केयर। अच्छा सर, 2 चीज़ें मुझे आपके से वो समझ में आई कि एक मैंने पाकिस्तान के एक बहुत ज़बरदस्त ऑथर थे मुबारक अली साहब, और उनकी किताब का नाम था तहज़ीबी नरगिसियत, जो 2015 में लॉन्च हुई थी। हालाँकि मैं उसके कुछ पार्ट ही पढ़ पाया था क्योंकि वो हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। मैंने सुना उनका भी यही कुछ जो आप कह रहे थे कि जो एक नार्सिसिज़्म है कल्चरल, तो आप बता रहे हैं कि वो रीज़न है कि पीपल थिंक कि दे हैव अ सुपीरियर क्लेम ओवर पॉलिटिकल पावर और समथिंग अदर्स। अच्छा सर, आपने एक और बड़ी अच्छी बात की अपने उसमें कि कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आला दर्जे का है, काफ़ी हाई लेवल का है। तो सर इस संदर्भ में मैं आपसे ये सीखना चाहूँगा कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट जो चल रही है, और उसमें मैंने देखा कि खालिस्तानियों ने आकर के वो जो बोला कि हम तो जानते हैं कौन इंडियन एम्बेसी के स्टाफ हैं, और फिर उन्होंने कहा इंदिरा गांधी को मारने वाला पूरा का पूरा एक प्रोसेशन ही निकाला, और वो इस तरीके का जो थ्रेट दे रहे हैं, क्या ये थ्रेट लीगली और एक सभ्य समाज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में आना चाहिए कि आप दूसरे देश को तोड़ने वाले लोगों को तो आप जो है प्रोटेक्शन दे रहे हो इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
और अगर पाकिस्तान यही काम करे तो आप पाकिस्तान को दहशतगर्दी वाले स्टेट बता देते हो। तो ये डुअलिज्म कहाँ, आप इसको कैसे देखते हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, खालिस्तान की समस्या को? देखिए, बात यह है कि कनाडा में मैं अपेरेंटली कुछ भी बात कह सकता हूँ, मुझे फ्रीडम है, लेकिन उसके साथ साथ ही पैरेलल एक एक हेट क्राइम चल रहा है, एक क्रिमिनल भी चल रहा है। जैसे आप लॉयर हैं, यू अंडरस्टैंड इट। फॉर इंस्टेंस, मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कनाडा जो भी है, जिस समय का, मुझे नहीं पसंद, मैं कहूँगा ये गार्बेज है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मतलब मैं ये कोई भी कहे जी कि इसको मार देना चाहिए, तो ये क्राइम है, ठीक है। अब वो हेट क्राइम भी इन प्लेस है, उनके लॉज भी और बाई लॉज भी इन प्लेस है, और ये जो मतलब फ्री एक्सप्रेशन के जो चार्टर है हमारा, चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, वो भी इन प्लेस है। अब देखिए, मैं आपके बारे में कोई बुरे शब्द कहता हूं, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो वो जो मेरे शब्द हैं वो अननोटिस्ड, अनपनिश्ड चले जाएंगे। जी जी, ठीक है, चूंकि रूल ऑफ लॉ में तो यही होता है ना कि मैंने किसी के घर का दरवाजा तोड़ा और जिसका दरवाजा तोड़ा वही जाता नहीं पुलिस के पास और इन्फॉर्म ही नहीं करता, कंप्लेन ही नहीं करता, एफआईआर ही दर्ज नहीं कराता, तो कोई एक्शन तो नहीं होगा ना। मतलब रूल ऑफ लॉ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए शब्द ही नहीं होते, वो एक्शन और रिएक्शन का काम होता है। अब प्रिसाइजली खालिस्तान की बात है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस बलोचिस्तान की बात भी करते हैं, उनके ग्रुप भी बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। खालिस्तान की बात भी करते हैं, ठीक है, खालिस्तान की बात कर, मुझे खालिस्तान का आइडिया अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो ये बात करता है उसको ये बात करने का सिर्फ बात करने की हद तक, जी जी जी, फेयर, ठीक है। उसका कारण ये है कि खुद कनाडा में 25-30 साल पहले कनाडा खुद टूट रह गया था, यहाँ रेफरेंडम हुआ था क्यूबेक का, तो किसी ने पकड़ा नहीं था, किसी को जेल में नहीं डाला था। अब जो इशू है वो है वायलेंस की लैंग्वेज का या एग्जिबिशन ऑफ ब्लड एंड गन्स का। अब कुछ खालिस्तानी सेक्शंस हैं जो सिर्फ खालिस्तान की बात करते हैं, उनको राइट है, मैं उसे एग्री नहीं करता, मैं उसको लाइक भी नहीं करता, जी जी जी, लेकिन उनको बात करने का, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक फेयर डायलॉग है। लेकिन जब वो ये कहेंगे जी कि ये इंदिरा गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ये एक जा रहा है, पुतला जा रहा है और उस पर गोलियां चला रहे हैं, तो ये फिर कोई कंप्लेन करे ना, सिटीजन, ठीक है, कोर्ट ऑफ मतलब लॉ में जाने से पहले पुलिस के पास जाए जी कि ये इसके कोई लॉयर हायर करे, वो ये प्रूव करे जी कि इस एक्शन से कोई हो रहा है वो पॉसिबल ऑफेंस या कोई ऑफेंस की पॉसिबिलिटी, या ये मारने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब जैसे जो डिप्लोमेट्स हैं वो एक एब्सोल्युटली एक इशू है कि डिप्लोमेट्स को इस तरह की ओपन थ्रेट दी जा रही है। अच्छा, डिप्लोमेट्स कैनेडियन सिटीजन नहीं, उस पर कंप्लेन करेगा भारत का फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री करे, यानी वो एक जो है डिप्लोमेटिक टेंशन वाली बात है, भारत की मिनिस्ट्री एक लिखी, अच्छा कोई सिटीजन नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मंदिरों पे अटैक हुए या कुछ लोगों पे भी कुछ अटैक हुए, अब क्या वो लोग गए हैं पुलिस के पास? हाँ गए हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है, वो गए हैं, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, ठीक है, कि भाई ये, अब पुलिस ये डिटरमिन करेगी कि ये कितना बड़ा ऑफेंस है, ठीक है। तो लॉ तो अपने ड्यू कोर्स के साथ चलता है ना, ठीक है। अच्छा, वो उसके मुताबिक बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है कि चीजें दब गई। अब भारत की सरकार की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो गए कैनेडियन सरकार को, वो सरकार तो सरकार है ना, उसका भी हम कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देख रहे हैं। अब कुछ हम यहाँ पे जो कुछ ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे बहुत ज्यादा
वो खालिस्तान के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, वो अब कम दिख रहे हैं। इसमें कोई न्यूज़ नहीं आई अखबार में, लेकिन वी कैन फील द डिफरेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है नहीं? अच्छा, तो अगर भारत की सरकार की तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ना होते तो वो हम शायद डिफरेंस भी ना देख पा रहे होते। जिस तरह कुछ लोगों पे अटैक हुए, मंदिरों पे अटैक हुए, अगर वो पुलिस में ना जाते, रिपोर्ट ना कराते, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है बैकग्राउंड में और कुछ वो वो भी ना होती। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक तो वेस्टर्न कल्चर किस तरह का है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। जैसे मैंने कहा कि जो देश अपने ही देश के अंदर एक और देश बनने की बात को एक्सेप्ट करता है और ठीक है उस रेफरेंडम को फैसिलिटेट करता, पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना, किसी चीज को लाइक या डिसलाइक करने उसका भी राइट होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो 1% से रह गया था देश टूटते टूटते। मुझे पता है। ठीक है ना जी। तो जब वो खुद अपने अंदर ये करते हैं तो फिर वो बाकी यहाँ पे सिर्फ खालिस्तान वाले नहीं, मैंने बताया बलूचिस्तान वाले भी कहते हैं हमने इंडिपेंडेंट बनाना है, तिब्बत वाले भी कहते हैं हमने बनाना है, वो सिंकियांग वाले भी बैठे हुए हैं, सारे कहते हैं बनाना। ठीक है, अब चूंकि खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं वो जरा वोकल है, पावरफुल है, रिसोर्सफुल है, और फिर उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल फैक्टर भी आ जाता है, चूंकि उनको कनाडा की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से भी काफी उनको सपोर्ट मिल जाती है। तो एक समाज यही होता है ना, सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेसी है, जुडिशरी है, पॉलिटिशियंस, मीडिया है। तो अब जब एक पॉइंट ऑफ व्यू के यानी खालिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू के लोग हर जगह बैठे होंगे तो वो अपनी बात को आगे लेके जाएंगे तो सही। अब उसको जो जो उसको चैलेंज करना है, जो उसको डेमोक्रेटिकली उसको, वो फिर डायस्पोरा का काम है। अगर डायस्पोरा वो काम नहीं करेगा, यानी बाकी जो हिंदू हमारा डायस्पोरा है, जो भारतीय डायस्पोरा है, नहीं करेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो आई मीन over 90% Sikh community, over 90% is pro भारत। ठीक है, हेयर इन कनाडा में उसकी बात कर रहा हूँ, और उनमें से खुल के भी अपने विचार करते हैं। अभी भारत की जो 77th बर्थडे की वो 15 अगस्त को जो हुई एक डिनर था, तो उसमें एज ए जर्नलिस्ट मैं भी था। हर साल हम जाते हैं, बहुत सारे देशों की बर्थडे पे जाते हैं, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हमारा सबसे तो मैं भी वहां पे ऑलमोस्ट ओवर 50 सिख वेटरन्स को अवार्ड्स दिए। आधा हॉल भारत की सेलिब्रेशन मनाने के लिए हमारे सिख बहन भाइयों से भरा हुआ था। अगर मैं कहूं आधे से ज्यादा था तो आई वुड नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, तो ये सीन भी है, लेकिन चूंकि एक जो वोकल ग्रुप होता है और जो एक्टिव ग्रुप होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है। तो मैं ये कहूंगा कि कनाडा में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो है, उसमें इशू भी रहते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ह्यूमन सोसाइटीज। अभी हमारे कनाडा में बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो जो खालिस्तानियों से नहीं है, हम कैनेडियन से लगे हुए हैं। मसलन ये सोशल मीडिया के बारे में कुछ प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसे बिल लाए, वी एज कैनेडियंस डोंट लाइक दोस। ठीक है, तो हम आवाज उठाते रहते हैं और खुल के आवाज होती है उस तरह की। अच्छा, भारत में भी फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम यहाँ से बैठे देखते रहते हैं कि इतने इतने सेंसिटिव इश्यूज पे खुल के बात होती है। लेकिन कुछ देश हैं जो, जिसकी अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली, या कुछ और देश हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इतने नहीं हैं, मैं कहूँगा फॉर्चून कि उनके अंदर वो हो सके खुल के बातचीत। तो ये है, मैं समझता हूँ, कनाडा की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सिचुएशन।
हेलो, शायद आप ऑफलाइन हो गए। जी जी, आपका शायद वो सॉरी सर, इंटरनेट की। जी जी, कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो बात तो मैंने वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली थी, अब अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जी नहीं, ये तो बहुत आपने एक अच्छी न्यूज़ भी दी। मेरा भी वही था कि भाई देयर मस्ट बी अ फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थ्रेट टू किल समवन। अच्छा सर, एक ये लास्ट बात पे, इस पे हम खत्म करना चाहेंगे कि ये जो मैं समझ ही नहीं पाया, मैंने कहा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और ये केयर टेकर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहा। आर्टिकल 224 और आर्टिकल 90 के आसपास दो दो प्रोविजन है केयर टेकर का। एक, यदि प्रेसिडेंट अगर गवर्नमेंट को डिसॉल्व करता है तो आपको 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना है। अगर वो अपना टर्म खत्म करती है तो आपको 60 डेज के अंदर इलेक्शन कराना है। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई है बट इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है, ये हाउ इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल? ये क्या चल रहा है? मतलब ये क्या केयर टेकर कैन लास्ट फॉर 6 मंथ, 7 मंथ, इवन बियॉन्ड इट्स मैंडेट, या मतलब कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो हमें पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, जो वहाँ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो जो बता रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई। अब केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और वो कई डिकेड से बन रही है। तो अब वो उनका मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज बाद इलेक्शन होने हैं। और दूसरी तरफ एक और प्रोविजन है कि अगर सेंसस चल रहे हों तो फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कपल मोर मंथ्स दे सकता है सेंसस के रिजल्ट्स को इन प्लेस करने में। अब पाकिस्तान में भी ये डिबेट चलती रहती है जी कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है 90 डेज से ज्यादा स्ट्रेच करना इलेक्शन में। अब देखिए, ये सारी जो डिबेट्स हैं मेरे लिए सेंसलेस हैं, यूजलेस हैं। अब पाकिस्तान जैसे देशों में इलेक्शन हो या ना हो, फ्रैंक, ठीक है, उससे को बहुत फर्क तो पड़ने वाला है। इलेक्शन होंगे भी तो इंजीनियर्ड होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे तो भी उनका ना होना भी इंजीनियर्ड होगा। अच्छा, अब ये कहना जी कि ये क्यों ये काम बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो बाकी उस देश में काम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहे हैं? जो माइनॉरिटीज के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो कितना लेजिटिमेट है? ठीक है, वो भी ठीक ठाक इलेजिटिमेट है। फिर ये जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स का क्रैकडाउन चलता रहता है, ये कोई नई बात तो है नहीं, 76 ईयर से चल रहा है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल, वो भी चल रहा है। अच्छा, फिर ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और जो इनका भी इश्यूज होता है, ये एक तरफ तो पॉलिटिकल वर्कर्स को 5% को थोड़े से एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे ये ईमान मजारी जैसे लोग, मैं इनको आई अप्रिशिएट देम कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पीछे इन पे क्रिटिसाइज इसलिए भी कर रहा था कि ये खुद भी बेचारे क्लियर नहीं है। चलिए, ये तो फिर मतलब गिवन द एजम्पशन गुड हार्टेड पीपल हैं, लेकिन जो बाकी 95% पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, जैसे तहरीक इंसाफ के हैं या इवन पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग के, वो कितने मतलब अक्ल वाले लोग हैं, ठीक है। वो एक तरफ से तो मतलब जब आर्मी के साथ नहीं बनती, कुत्ता कुत्ता कह रहे होते हैं, और जो ही उनको हड्डी डाल दी जाती है तो खुद कुत्ते बन जाते हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट दैट्स हाउ द लैंग्वेज इज प्रोसेस्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, समझ चाहूंगा आपसे। वो आपने एग्जांपल दिया कि 76 या 77 से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का डिसमेंबरमेंट या उनको खत्म करना चला, या पीटीआई जैसा, बिकॉज मैं तो जो मैंने जब से समझना शुरू किया, क्या पीटीआई जैसा एग्जांपल है? क्योंकि जबरदस्त तरीका है कि पॉलिटिक्स को डेसिमेट कर दो थ्रू डेसिमेटिंग द पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ। पीटीआई तो खत्म हो गई फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस, क्या ऐसा कोई और भी एग्जांपल है इन द पास्ट? जी, बहुत बहुत एग्जाम्पल लो, मतलब मिस्टर जिन्ना की बहन थी फातिमा जिन्ना, वो अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी तो उनको गद्दार कह दिया था और उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसकी बेसिस को खत्म कर दिया। अच्छा, वो तो एक अलग है। पीपल्स पार्टी का एग्जाम्पल आपके सामने है।
मिस्टर भट्टो को जिस तरह अरेस्ट किया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया, सब कुछ कर, ठीक है। ओह, वो चूंकि उनकी पार्टी के अंदर जान थी तो दे केम बैक। फिर बेनजीर का मर्डर हो गया। अच्छा, फिर जरदारी साहब जेल में 10-11 साल रहे। अच्छा, और ये भी नहीं है कि ये लोग बड़े अजीम लोग हैं, ये लोग भी पाकिस्तानी ढांचे में ही है, इनका माइंडसेट भी वैसा ही है। अगर इनको आप चांस देंगे तो ये भी काफी बड़े डिक्टेटर होते हैं। अच्छा, फिर नवाज शरीफ को जिस तरह आर्मी ने बनाया, तोड़ा, फिर ये आर्मी की बैक से आए, फिर ये निकाले गए, तो फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने समझा कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए। अच्छी बात है, वो एक अच्छा स्टेप था, इन्होंने कर लिया। फिर इमरान खान तो ऑलमोस्ट 2000 से 1999 से वो इन्हीं के वो जो था ना, आर्मी के ही इशारों पे चल रहा था। और प्रिसाइजली 2010 के बाद तो इसके धरने और इसकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स वो आर्मी की थी। और ये तो मतलब इन्होंने ही, इसके ही गवर्नमेंट में ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में कि आर्मी के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसको तो इतने साल कैद होगी, पता नहीं 5 साल या वट एवर, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स, ठीक है। यही कहा करता था कि ये जो बाजवा जो उस वक्त के चीफ आर्मी स्टाफ थे, बाजवा जो है ये सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद आदमी है, डेमोक्रेट आदमी है, यही आदमी। फिर 2 साल बाद इसने कहा कि बाजवा गद्दार है, चोर है, काफिर है, पता नहीं क्या कुछ, वो अभी तक चल रहा है इसका रेट, जेल से भी बैठा वो यही कर रहा है। तो मकसद, अच्छा, अब जो आपका ये पूछना कि जिस तरह इन्होंने पीटीआई को खत्म किया, इससे पहले किया, पहले हमें देखने वाली बात है कि जिस तरह पीटीआई को बनाया, पीटीआई पीपल्स पार्टी की तरह, मतलब जरदारी की पार्टी की तरह या नवाज शरीफ की पार्टी की तरह पब्लिक में वो नहीं थी, उसकी जड़ें। ये उन्हीं के लोगों को लेकर आए, कोई 3 एमएन ने वहां से उठाया, कोई किसी को, वो सबको मिला के आर्मी ने ही मिला के ये पार्टी बना दी। अब जब यही मतलब वो जैसे होता है ना कि बड़ा माफिया एक होता है, आर्मी बड़ा माफिया पाकिस्तान का, ये छोटा माफिया था, ये एक साथ काम कर रहे थे। अब छोटा माफिया एकदम से बड़े माफिया के खिलाफ हो गए तो बड़े माफिया ने कहा अच्छा हम तुम्हें अब सबक सिखाते, ठीक है। फिर इनकी फाइट हुई, वो 9 मई का वाकया हुआ, कुछ जर्नैल कुछ इसके साथ थे इमरान खान के। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो आर्मी की लीडरशिप है जनरल आसिम मुनीर की, उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, काफी हद तक नहीं बल्कि बहुत ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया हुआ जो हमारी इंफॉर्मेशन है। अब कंट्रोल करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमसे ही मैस कर रहे थे, हमारे ही बगल बच्चे थे, अब हम तुम्हारी ही छुट्टी करते हैं। अब इमरान के सारे जो इसके साथ आके मिले थे, परवेज खटक हो, वो रोकड़ी इसका वो हो, जो इसकी मियाँ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा कैंपेनर था और वो भी आर्मी में रहा हुआ, वो कोई, यू नेम एनीवन, फवाद हुसैन हो, ये इवन शीरी मजारी हो, ये सब के सब भाग गए, क्योंकि ये आए भी थे इमरान खान के साथ फौज के कहने पे। अब फौज के ही कहने पे खुद से लोग खुशी खुशी भाग गए, और जो खुशी खुशी नहीं भागे थे वो रोते हुए, आंसू बहाते हुए पार्टी को छोड़ के चले गए। तो देखिए, जो जो आपने बीज बोए हो वही फल आएगा ना, वही पौधा आएगा ना। आप ये कहें जी कि मैंने बीज तो बोया था चेरी का, ये यहाँ पे अमरूद क्यों आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो चेरी का बीज बोएंगे तो चेरी आएगा, तो अमरूद का बीज बोएंगे तो तभी अमरूद आएगा। ये मतलब इसमें कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स का खेल नहीं है। ये सब की सब, जहां से हमने बातचीत शुरू की थी वहीं पर शायद कंक्लूड करेंगे, ये पावर हंगर है, एब्सोल्युटली पावर हंगर है। और कोई भी इससे पीछे नहीं है, कम नहीं है। और ये 76 साल से इसी तरह चल रहा है, और पता नहीं कब तक चल सकेगा, जब तक ये देश है 71 में टूट गया था, टूटना भी इस देश का कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक ये माइंड सेट नहीं चेंज करते, अपने आप को इंसान नहीं बनाते सारे के सारे वहां के स्टेक होल्डर, नॉट जस्ट आर्मी, वी हैव टू बी फेयर ऑनेस्ट। मतलब आर्मी मतलब क्या है पाकिस्तान आर्मी, उसका एक जर्नैल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ब्रदर इन लॉ है, इनकी सबकी रिश्तेदारियां आपस में।
ये नूरा कुश्ती हमारे एक पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में एक टर्मिनोलॉजी है, नूरा कुश्ती, दिखावे Yeah, की I know. कुश्तियां, दिखावे की कुश्तियां होती हैं। अदरवाइज इन सबके इंटरेस्ट एक साथ है, सबने प्लॉट लेने हैं, सबने फैक्ट्रियां लगानी है, सबने कर्जे हड़प करने हैं, सबने जो मिला खा जाना है, फिर वापस नहीं करना। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना समय दिया और वी स्टैंड एनलाइटेन। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अंत में यही कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान अपने माइंडसेट को चेंज करने में, सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करने में सक्सेसफुल होगा, तो ही शायद कुछ सक्सेसफुल होगा नहीं, मैं सॉरी, मैं होना चाहिए, इनको अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए, लेकिन होते नजर नहीं आते सक्सेसफुल। जी, पर बट लेट्स कीप ट्राइंग। और आप जैसे जो लोग हैं समाज में, वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर भारत में ला सकते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान के लोग भी जो आपको सुनते होंगे, जो समझते होंगे, दे मस्ट बी थिंकिंग हार्ड कि भाई क्या करना है, और जो कह रहा है हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। एंड इट्स टाइम टू hear them with a little sincerity. So thank you so much, sir. I'm indebted to you for your time. और फिर मैं आपको कभी तकलीफ दूंगा श्योर तो उम्मीद श्योर करता हूँ फिर बात श्योर, होगी। थैंक यू सर, डेफिनेटली, थैंक यू, सो मच। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, गुड नाइट।